जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी सबकी, और एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नज़दीक होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन। आज हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ही पेपर है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर 1 का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 है तो होपफुली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट में से ही होगा जी। तो ये क्वेश्चन है जी, ऑन 1 जनवरी 2012 VX Corporation acquired 90% of the equity share capital of GN Corporation in a share exchange in which VX Corporation issued 2 new shares for every 3 shares it acquired in GN Corporation. Additionally, on 31st of December 2012, VX Corporation will pay the shareholders GN Corporation PKR 1.6 per share acquired. Okay. VX Corporation's cost of capital is 10% per annum. At the date of acquisition, shares in VX and GN Corporation had a stock market value of 6.5 and 2.5 each respectively. यानी VX की मार्केट वैल्यू 6.5 थी और GN की मार्केट वैल्यू 2.5 थी। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दोनों की दे दी, VX की भी दे दी, GN की भी दे दी। रेवेन्यू दे दिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई इनकम स्टेटमेंट की। और लास्ट में हमें रिटेन्ड अर्निंग्स दे दी उसने 54,000 और 35,000 की। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है वो है जी इक्विटी वाली। उसमें हमारे पास है इक्विटी शेयर्स एट PKR 1 ईच इज़ 30,000 मीन्स 30 मिलियन कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 10,000 मीन्स 10 मिलियन। सो 10 मिलियन $1 ईच है या ₹1 ईच है, तो मीन्स के 10 मिलियन शेयर्स ही होंगे, इसीलिए उसकी वैल्यू जो सी है वो 10 मिलियन PKR है। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो सी शेयर्स हैं ये एक्चुअली एक्विजिशन का कंपनी एक्वायर हो रही है, ये एक्विजिशन में से क्वेश्चन है, तो शेयर्स का हमें इक्विटी का ख़ास नॉलेज होना ज़रूरी है। सो लेट्स सी नेक्स्ट, हमारे पास मज़ीद क्या डाटा गिवन है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट। At the date of acquisition, the fair value of GN's assets were equal to the carrying amounts with exception to 2 items. अच्छा, जो carrying amounts है मीन्स जो हमें दिए हुए थे उनके मुताबिक ही हैं assets की, except 2 जिनकी हमें adjustments की ज़रूरत पड़ेगी। An item of plant that had a fair market value of PKR 1.8 above its carrying amount. Okay. और उसके बाद है द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 3 years. डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 1 मिलियन लिखी हुई है बैलेंस शीट में, तो उसकी जो एक्चुअल है वो 2.8 मिलियन होगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो हमें प्लांट की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। इसी तरह GN कॉरपोरेशन हैड अ कंटिजेंट लायबिलिटी which VX Corporation estimated to have a fair market value of 450,000. This has not changed as at 30th September 2012 GN Corporation has not incorporated these fair market changes into the financial statements. अच्छा जी, अगला डाटा जो हमें दिया, VX Corporation's policy is value the non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, GN Corporation's share price at the date of acquisition can be deemed to be representative of fair value of shares held by non-controlling interest. Third चीज़ हमें दे रहा है, sales from VX Corporation to GN throughout the year ended 3 September 2012 had consistently been 8 lakh per month. VX made a markup of on cost 25% of these sales. GN had PKR 1.5 million of these goods in inventory as at 30th September. So हमें goods की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मीन्स इन्वेंट्री की एसेट्स एक्चुअल जो हमने एक्वायर की उसकी वर्थ क्या थी। फिर कहता है VX कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट्स इनकम इज डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स
in a 40% owned associate which it has held for several years. The underlying earning for the associate for the year ending PKR for the year ending 30th September 2012 was PKR 1.2 million. PKR 2 million. Although GN Corporation has been profitable since its acquisition by VX Corporation, the market for GN products has been badly hit in the recent months and VX has calculated the goodwill has been impaired, यानी कि रिडक्शन हुई है गुडविल में by 2 million at 30th September 2012. अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड गुडविल एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ ग्रेका यानी कि GN और प्रिपेयर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर विराजम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2012. लेट्स कैलकुलेट द गुडविल. फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं. कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ग्रेका. कंसोलिडेटेड ट्रांसफर्स यानी कि जो अमाउंट वैल्यू शेयर्स की हमें ट्रांसफ़र हुई वो देख लेते हैं पहले. फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें कहता है जी इक्विटी वैल्यूएशन ऑफ ग्रेका PKR 10 मिलियन हैविंग 10 मिलियन शेयर्स एट PKR 1 ईच, जो हमने पहले भी बात की, मीन्स हमारे पास 10 मिलियन शेयर्स हैं. सो व्याजम एक्वायर्ड 90% ऑफ शेयर्स, मीन उसने कितनी एक्वायरिंग कर ली? 9 मिलियन शेयर्स की एक्वायरिंग, या पेड कितने किए? 9 मिलियन किए और 9 मिलियन शेयर्स एक्वायर कर ली. सो न्यू शेयर वैल्यूएशन अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 3 ग्रेका के शेयर्स के बदले VN या VX वॉट जो भी था कंपनी वो पे करती है 2 शेयर्स. 3 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स अपने. सो 2/3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 6 मिलियन शेयर्स उसको अपने इशू करने पड़ने. ये किए. व्याजम शेयर कंसोलिडेशन अब हम देख लेते हैं. 6 मिलियन शेयर्स उसने इशू किए और उनकी शेयर प्राइस हमें पता है कि क्या है, 6.5 उसने दी हुई थी, विच मीन्स कि PKR 39 मिलियन की उसकी एक किस्म की वैल्यू निकल आई जो इक्विटी की वैल्यू थी, जो कि व्याजम के लिए होगी ग्रेका की. डेफर्ड कैश पेमेंट्स 1.6 अगेंस्ट हमें वो भी उसने कमिट किया हुआ है कि पर शेयर वो 1.6 पर शेयर वो भी हमें देगा फॉर एक्वायरिंग. सो 9 मिलियन शेयर्स थे, 1.76 उसने पर शेयर पे करना था. सो PKR 15.84 मिलियन ये भी आ गया. अच्छा, अब इसको हमने डिस्काउंटेड एट 10% फॉर 1 ईयर, तो हमने इसको 10% पर डिस्काउंट कर देना है, विच विल गिव अस 14.4 मिलियन. तो अब 39 मिलियन जो उसकी शेयर्स की वर्थ हो गई और जो एडिशनल हमने पे किए डेफर्ड कैश पेमेंट्स दैट इज़ 14.4 मिलियन. सो टोटल हमने जो पेमेंट की या जो टोटल एक्वायरिंग कॉस्ट हमें पड़ी विच इज़ 53.4 मिलियन. ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओन्स 10% यानी कि 1 मिलियन शेयर्स हैं. 10 मिलियन में से 10% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो 1 मिलियन शेयर्स हो गए. GN कॉरपोरेशन शेयर जो से हैं वो 2.5 पर शेयर है. नॉन कंट्रोलिंग की फेयर वैल्यू 1 मिलियन है, सो 2.5 मिलियन के हमारे ये निकल आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ GN नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन. एसेट्स की हम देख लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो 1.8 मिलियन ऊपर हमने वैल्यू किए हुए हैं, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा. शेयर कैपिटल हमने निकाल लिया कि 10 मिलियन के तो हमारे शेयर्स थे. फिर रिटेन्ड अर्निंग हमने निकाल ली. रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वो हमने कैसे निकाल ली? यूजिंग, यहाँ पे अगर आप देखें, यूजिंग इवन प्रॉफिट प्रोफाइल फॉर अक्टूबर दिसंबर टू दिसंबर प्री एक्वायरिंग. ठीक है जी, यानी कि 35 मिलियन तो वो है जो हमारे पास ऑलरेडी उसने दिया हुआ था पहले का. सो 3/12 इंटू 6.2 हमने किया, 36.55 मिलियन आ गया. प्लस 1.8 मिलियन जो वो अंडर वैल्यूड था वो भी हमने ऐड करना है, और 0.45 जो कंटेंजेंट लाइबिलिटी जो कि मेंशन्ड नहीं है वो भी इसका हिस्सा होगी, वो भी हमने ऐड करनी है. सो ये टोटल हम ऐड करके निकाल लेंगे 47.9 मिलियन. ठीक है जी.
अब हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे, कंसिडरेशन यानी कि जो हमने पे किया, फिर हमारी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स की, और तीसरी चीज़ हमारी नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो, तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 मिलियन इसकी गुडविल निकलती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। अगला हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी देखने से पहले हमें कुछ वर्किंग लिखने की ज़रूरत है। कंसोलिडेट GN company for 9 months January to September, adjust for eliminate intra-group sales यानी कि VX to GN जो जनवरी से सितंबर हो गया, यानी कि 800 इंटू 9 जो 7200 आ गया। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन GN क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बहुत ज़रूरी है, 1500 है। मार्कअप इसका 25% ऑन कॉस्ट ले रहे थे जी, जो थे अपना व्याग्रम वाले, तो ये हो गया 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस विच इज 300 इंक्रीज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। 25% हमने यहाँ से 300 का इंक्रीज हो गया टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हमें कहता है जी एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड वैल्यू की अपलिफ्ट, क्योंकि हमारा जो प्लांट था वो अंडर वैल्यूड था, जब 1800 अब उसकी बढ़ाएंगे तो फिर हमें उसकी डिप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 1800 डिवाइडेड बाय 3 600 पर एनम है, क्योंकि 3 ईयर्स की डिप्रिसिएशन लेफ्ट है उसकी। सो 9/2 को हम करेंगे इनटू 600 विच विल गिव अस 450, और ये उसने हमें कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट होती है। रिप्लेस पेरेंट्स डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट 600 विथ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट, यानी कि 40% को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 800 आ गया। फाइनेंस कॉस्ट आ गई हमारी। एक और चीज़, ऐड अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन फॉर 9 मंथ्स, यानी कि 14400 जो हमें दिया हुआ था उसका 10% लेंगे और इसको 9/12 उसका जो 9 मंथ्स की कॉस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट वो निकाल लेंगे 1080। गुडविल इम्पेयरमेंट, जो गुडविल की लॉस है 2000, वो भी हमने लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट वर्किंग जो सी हमने करनी है, रेवेन्यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, वट एवर इट इज़, इसकी हमने 9 मंथ्स की कॉस्ट निकालनी है। 38,000 अगर टोटल है तो 2850 हमने निकाल ली। इसी तरह 26,000 अगर टोटल है तो 9 मंथ्स की 1950 निकाल ली। 1800 अगर टोटल है तो 1350 हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल ली। 2400 अगर टोटल है तो 1800 हमने निकाल ली, टैक्स है। इसी तरह 1600 उसको 9/12 करके 1200 हमने निकाल ली। आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको मज़ीद कंफ्यूज ना करिएगा। हाँ जी, रेवेन्यूज़ की बात की। रेवेन्यूज़ तो सिंपली उसने यहाँ पे 38 और 64 600 इनफैक्ट टोटल नहीं किया। ये अब एक और चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे उसने अगेन वही इसका 9/12 निकाला है। उसने ये नहीं कहा कि ये पूरे साल का है, क्योंकि रेवेन्यू जो उसने हमने कैलकुलेट किया था तो इसका 9/12 हम निकाल लें। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में +300 और पीछे +4500, ये जो पीछे वर्किंग हमने देखी है वो हमने करनी है। और फिर इसका ये वाला VX की तो एज इट इज़ जाएगी डाटा एंट्री जैसे है, बट GX क्योंकि हमने 9/12 मंथ्स लेना है एक्विजिशन का, सो इसको फिर हम 9/12 इसका हम लेके और फिर इसको यहाँ पर टोटल करेंगे। ये वाली अमाउंट्स एज इट इज़ टोटल करके आ गई ग्रॉस प्रॉफिट्स। इनफैक्ट ये हमने यहाँ से माइनस करके निकाल लेनी है इनको। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ये 1350 जो सी ये 9/12 के हिसाब से आई और 1600 हमारे पास थी, सो 2950 आ गई। इसी तरह 1800 है प्लस 2000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो 9/12 के हमने निकाल लिए। 2000 पहले के थे, 3800 हमारे हैं, VX के अपने 7600 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम उसने दी ऑफसेट हो जाती है हमारी। फाइनेंस कॉस्ट 10180 ओवरराइड हो जाती है, ये हम पहले देख चुके हैं। शेयर्स फ्रॉम एसोसिएट 800 नए आ गए। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा रेवेन्यूज़ में से, जब ये सारी चीज़ें माइनस होती चली जाएंगी। फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस है
जो कि हमने यहाँ से सिंपली टोटल करके दोनों का और ये 4000 ले लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट नॉन कंट्रोलिंग जो इंटरेस्ट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज़ 2200 एट 10%, तो ये 220 आ जाएगा। और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू ओनर्स, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से 6400 में से 220 माइनस करेंगे 61 आ जाएगा। तो ये सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, इसको समझे बगैर या इसको जब तक आपने इस पे वर्किंग न की हुई हो इसको किया नहीं था जा सकता। नॉर्मली एक्विजिशन में से देता नहीं है, पता नहीं उसने इस दफ़ा एग्जामिनर ने शायद स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन टेस्ट करने का इरादा बनाया हुआ था, ये क्या रीज़न था। बट एनीवेज को सिलेबस का पार्ट है वो दे सकता था, इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। सो ये सवाल था, होपफुली समझ आ गया होगा। अगर ना कोई चीज़ समझ आई हो डू लीव इट इन कमेंट्स। एंड पे होपफुली फिर अगेन को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन हमेशा मेरा ओपन रहता है, डू लीव योर कमेंट्स। कोई सवाल चाहते हो, कोई सब्जेक्ट चाहते हो, कोई क्वेश्चन चाहते हो हम सॉल्व करें, ज़रूर बताएं। लास्ट में वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।